जय हिंद दोस्तों, सीआरएम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ इतिहास की क्लास लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पिछली क्लास मैंने लिया था, वो हिस्ट्री का इंट्रो था, जिसमें कि सारे स्टूडेंट जुड़ सकते थे, चाहे प्राचीन के थे चाहे मध्यकालीन के। ठीक है, ये आपका बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th का है। इसमें आप बीए सेकेंड ईयर अगर 4th में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आइए हम देखते हैं क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में एनालिसिस करेंगे सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस में आपको मुझे पढ़ना क्या है 4th सेमेस्टर में। उसके बाद हम सारे क्लासेस आगे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1857 से 1950 तक का है। 1857 की क्रांति तक आप पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में। ठीक है, इसके बाद 1857 से 1950 तक आपको पढ़ना है 4th सेमेस्टर में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है लॉर्ड लिटन। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या है? ये वायसराय है। ठीक है, अब जैसे कि जानते हैं 1857 की क्रांति से पहले भारत के गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, जब से कंपनी का शासन महारानी के हाथ में गया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में गया, तब से कौन से यहाँ पर क्या होने लग गए? वायसराय होने लग गए। कब से हुए? 1 नवंबर 1958 से महारानी के हाथ में जब गया, तब से यहाँ पर क्या हो गया? वायसराय हो गए। ठीक है, ये लॉर्ड लिटन है। लॉर्ड लिटन से पहले नॉर्थ ब्रुक थे। लॉर्ड ब्रुक के बाद लॉर्ड लिटन आते हैं और लॉर्ड लिटन। इन दोनों को हमें क्यों करना है? जिन दोनों को साथ में दिया है, इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे, चाहे लिटन हो चाहे रिटन हो। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या क्या है। जैसे लॉर्ड लिटन क्या करता है, जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आता है। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया था कि ये आप जैसे कि सरकार के खिलाफ अगर कोई चीज लाते हैं तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट चेक करेगा। मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि ये चीज सारी चीजें सही है, सरकार के पक्ष में है, तभी जो है कि ये पास होगा आपका अखबार, नहीं तो नहीं होगा। जब रिटर्न आता है, ये अच्छा आदमी रहता है। ठीक है, जब रिटर्न आता है तो इसी को हटा देता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा देता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन जो था, ये फूट डाले और शासन करो की नीति में विश्वास रखता था। ठीक है, ये 1899 में आया और 1905 तक रहा, और ये जाते जाते बंगाल का विभाजन कर गया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। ठीक है, 1899 में आता है, 1905 तक रहता है। उसके बाद बंगाल का विभाजन करता है। किसमें करता है? बंगाल, जैसे आज बांग्लादेश और बंगाल दोनों में, पहले दोनों एक ही में था। ठीक है, बांग्लादेश और बंगाल दोनों एक ही में था। बंगाल का 2 पार्ट कर देता है ये। ठीक है, एक तो पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, ठीक है, पूर्वी बंगाल हमारे क्षेत्र में है। इसमें बहुसंख्यक हिंदू थे, बहुसंख्यक हिंदू थे, और इसमें बहुसंख्यक मुस्लिम थे। इसने क्या किया? धर्म के नाम पे बांट दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, जिससे कि लोगों में अलगाव हो जाए और हमारे खिलाफ खड़े न हो सके, हिंदू मुस्लिम एकता होकर। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव। व्यवसायीकरण, ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्या? व्यवसायीकरण।
व्यवसायीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे व्यापार करना। ठीक है, पहले हमारे यहाँ क्या होता था, मोटे अनाज उगाए जाते थे, और जब अंग्रेज आए यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया, कृषि में, खेती में इन्होंने क्या किया, कृषि का मतलब खेती। यहाँ के सारे लोग क्या होते थे, किसान होते थे, यहाँ पर मोटे अनाज उगाते थे, खाते थे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, यूरोपीय जितने भी आए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर व्यवसायीकरण कर दिया। व्यवसायीकरण का मतलब व्यापार के लिए कर दिया। जैसे यहाँ पर मोटे अनाज को हटा के इन्होंने क्या किया, नई की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया, कपास की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, जो हमारी भूमि थी, जो कृषि की जो भूमि थी, वो उपजाऊ, उनकी मिट्टी क्या हुआ, कम हो गया। उपजाऊ मिट्टी कम होने लगी। जब उपजाऊ मिट्टी कम होने लगी, और क्या इस पर तीन कटिया पद्धति का किया था, तीन कटिया पद्धति। तीन कटिया पद्धति का अर्थ है, अगर ये आपकी भूमि है, ये आपकी भूमि है जिसपे तीन भाग पे आपको मूंग की खेती करनी होगी, मूंग की खेती करनी होगी। जिससे क्या होता था कि इस पे और इन सब पे क्या होता, चावल, गेहूं जैसे अनाजों को उगाया जाता था, और वो भी हमारे खाने के लिए नहीं होता था, उसका क्या होता था, आयात हो जाता था। कहाँ, इंग्लैंड में, यूरोप में हो जाता था, जिससे यहाँ के लोग क्या होते थे, अकाल पे देखते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष पड़े जिसको अकाल बोला जाता है, जिससे क्योंकि मोटे अनाज वो खा ही नहीं पाते थे, उनको होता ही नहीं था, और ये सारी चीजें जितने भी होते थे यहाँ से निर्यात कर देते थे, और वहां से क्या करते थे, जो पहले वो निर्यात आयात जो करते थे, वो सारी चीजें बंद कर दी। जैसे पहले क्या था, सोने की चिड़िया हमारा भारत था, सोने चांदी वगैरह तो वहां से यूरोप लेकर आते थे, यूरोप से यहाँ पर लेकर आते थे भारत में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर बंगाल पे उन्होंने अधिकार कर लिया, बंगाल पे अधिकार करने के बाद बंगाल से ही पैसे लेकर, वहां की दीवारी से उस पर जब अधिकार कर लिया, वहां से पैसे लेकर यहीं पर जो है कि उन्होंने निवेश किया, यहीं के सामान खरीदकर हमारे यहाँ से निर्यात कहाँ करने लगे, यूरोप में करने लग गए। ठीक है, तो व्यवसायीकरण समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं रेलवे का विकास। रेलवे का विकास ये इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब व्यवसायीकरण हो गया, कपास की खेती करवा रहे हैं, मूंग की खेती करवा रहे हैं व्यवसायीकरण में। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहुंचेगा कैसे, बंदरगाह तक पहुंचाना होगा, और अगर खेती कर रहे हो तो खेती से लेकर जाना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या हुआ, रेलवे का विकास हुआ। ठीक है, रेलवे का विकास 1853 में हुआ। भारत में रेलवे का विकास कब हुआ, 1853 में। ठीक है, लंदन में अगर देखेंगे तो 1825 में ही हो गया था, लेकिन भारत में 1853 में हुआ। किस लिए हुआ, क्योंकि व्यवसायीकरण जो खेती का किया था, इससे क्या हुआ कि जो कच्चे माल होते थे, जो कपास होते थे, जो नील की खेती होती थी, उन्हें तो कहा बंदरगाह तक, बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, रेलवे का सहारा लेते थे। रेलवे लाया था, डलहौजी लेकर आया भारत में। डलहौजी रेलवे को लेकर आया, जिससे क्या हुआ, रेलवे का विकास हुआ। और उसका प्रभाव क्या हुआ, जब रेलवे का विकास हो जाएगा, जब रेलवे का विकास हो जाएगा, जब रेलवे का विकास हो जाएगा तो सारे राज्य अलग अलग जो है, इन सब में कनेक्टिविटी होगी, इन सब में क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी। माल पहुंचाने के लिए, कच्चे माल को पहुंचाने के लिए बंदरगाह लेकर जाते हैं, जो यहाँ का क्षेत्र होता है बंदरगाह होता था। ठीक है, आज भी है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जो पानी वाले जहाज से लेकर जाते थे सामान को, यहाँ पर बंदरगाह बनाया जाता था। ठीक है, तो बंदरगाह में क्या होता है, रेलवे से यहाँ से अगर कोई सामान अगर यहाँ से हुआ है, कच्चे माल को लेकर यहाँ पर पहुंचाते थे बंदरगाह तक। इससे कनेक्टिविटी हुई और इससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि रेलवे का विकास कैसे हुआ, कौन लाया और कब हुआ, और उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास।
औपनिवेशिक क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। औपनिवेशिक का ये मतलब होता है कि कोई देश है, कोई अमुक देश है, ये वो क्या करता है, बी देश पे कब्जा करता है। बी देश पे क्या करता है, कब्जा करता है, और कब्जा करके अपने जो है कि स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बी का जो भूमि पे, भूमि पर जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी संसाधन होंगे उसको क्या करेगा, निकालेगा, और निकाल के अपने यहां लेकर चला जाएगा। ये क्या करेगा, अपने यहां लेकर चला आएगा, किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। बी देश का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यूरोपीय देश हो गए, और बी हमारा भारत हो गया, जिसका दोहन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। तो औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास। अब शिक्षा भी नहीं, विकास क्यों करेंगे हमारा, इनका तो कोई मतलब है नहीं विकास करने के लिए हमारे भारत में, लेकिन ये विकास रेलवे का विकास कर रहे हैं, फिर शिक्षा का विकास कर रहे हैं। तो रेलवे का मैंने बताया कि अपने लिए विकास किए, क्योंकि कच्चे माल को पहुंचाना था, और लेकर निर्माण जो हुआ उस माल को लोगों तक पहुंचाना था, बाजार बनाना था। अब देखेंगे शिक्षा का विकास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अंग्रेज चाहिए, ठीक है, बोली भाषा से अंग्रेज चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि ये हार्ड मास तो भारतीय हो, लेकिन ऊपर से क्या हो, अंग्रेज हो। तो उनको अंग्रेज की आवश्यकता थी, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी को, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। यहाँ पर दूसरे पाश्चात्यवादी। अब प्राच्यवादी का क्या मतलब है, जो हमारी पुरानी परंपरा की जो शिक्षा चली आ रही थी गुरुकुल वाला, वो वाला प्राच्यवादी हो जाएगा। और पाश्चात्यवादी में जो पश्चिम के लोग हैं, जो यूरोपीय लोग जो है, जो पश्चिम में, यूरोप देश का है, पश्चिम में पड़ता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं। तो पाश्चात्यवादी जो शिक्षा हो गई वही अंग्रेजी हो गया। तो 1835 में क्या होता है, शिक्षा एक बनाया था, शिक्षा में एक समिति बनाई थी, उसका अध्यक्ष बनाया था मैकाले, लॉर्ड मैकाले। मैकाले क्या करता है, यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर देता है, जिससे कि लोगों में अंग्रेजी उनकी भाषा आ जाए, जिससे हम आसानी से अपने काम को करवा सके और कम वेतन में करवा सके। ठीक है, तो हम नहीं देखेंगे अपने भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन्वेस्ट पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1933। सबसे पहले देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो मार्ले जो था भारत सचिव था, मार्ले जो था भारत सचिव था, और मिंटो जो था वो वायसराय था भारत में। आप यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार, पहले में तो ये सुधार था, लेकिन यहाँ पर फूट डालो की नीति डाली गई थी। इन्होंने क्या किया, मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया, पृथक निर्वाचन का अधिकार। कब हुआ, 1909 में इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का क्या मतलब होता है, जैसे भारत का कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मुस्लिम अगर लड़ रहे हैं वहां पर चुनाव, तो मुस्लिम ही लड़ेंगे, कोई अलग जो है कि धर्म का, कोई अलग जाति का वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, केवल मुस्लिम ही खड़ा होगा। पृथक मतलब अलग। ठीक है, निर्वाचन का मतलब जानते ही चुनाव होता है। तो क्या हुआ, इसमें मुसलमान जो थे उनको दे दिया कि आप जहां पर लड़ेंगे वहां पर कोई धर्म का नहीं लड़ेगा। तो ये क्या एक बांटने की नीति है। तो इन्होंने क्या किया, हमें धर्म के नाम पर बांटना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो ये मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक का जनक बोलते हैं। सांप्रदायिक मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, मिंटो क्या करता है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देता है। ये तो पहला हो गया, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे सिलेबस से केवल। ठीक है, फिर इसी में देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें भी दो व्यक्ति शामिल है, पहला है मॉन्टेग्यू, पहला कौन है, मॉन्टेग्यू है। मॉन्टेग्यू कौन था,
भारत सचिव था। जैसे मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था, वैसे चेम्सफोर्ड इसमें क्या था, वायसराय था। 1919 में इन्होंने एक अधिनियम लिया है, उसमें इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन लगा दिया। क्या लगा दिया, द्वैध शासन। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन ला दिया। प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य। राज्य में इन्होंने क्या किया है, द्वैध शासन लेकर आया। द्वैध शासन, द्वैध का मतलब दो, द्वैध से किससे रिलेटेड है, दो से। इसमें मतलब दो लोग शासन करेंगे। प्रांत जो है, प्रांत में कितने लोग शासन करेंगे, दो लोग करेंगे, दो लोग शासन करेंगे। ठीक है, एक उसमें आरक्षित होगा, एक हस्तांतरित होगा। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि द्वैध शासन में कौन सा आरक्षित होगा, कौन सा हस्तांतरित होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उसके आगे। तीसरा है 1935। जैसे ये भारत सरकार अधिनियम था 1919, इसमें क्या किया था, प्रांतों में लगाया था द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन लाया था। द्वैध का मतलब दो, जहां पर दो लोग शासन कर रहे हो। तो यहाँ पर 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लेकर आया। प्रांत से हटाकर किसमें लेकर आया, केंद्र में। अब केंद्र और प्रांत आपको तो पता ही होगा, जैसे ये देश है, ये बीच का भी सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, केंद्र हो गया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आजकल में होते हैं, मेन सेंटर का गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आसपास के जितने भी राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रांत हो गए। ये सब क्या हो गए, प्रांत हो गए। तो प्रांत से क्या हुआ, द्वैध शासन हटाकर किसमें लगा दिया, द्वैध शासन केंद्र में लगा दिया। किसमें लगा दिया, केंद्र में लगा दिया। केंद्र में लगा दिया, किसमें लगाया, 1935 वाले में। ठीक है, और 1919 में देखेंगे तो महिलाओं को जो है कि वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी डिटेल से हम पढ़ेंगे एक एक। अभी ये एनालिसिस है केवल सिलेबस का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में सांप्रदायिक का उदय। अभी मैंने बताया 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन करता है। उसके बाद मार्ली मिंटो सुधार में आप देखते हैं कि पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है मुसलमानों को। यही सब क्या है, पॉइंट सबसे जुड़े हुए हैं। इससे भी देखो ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो ये सांप्रदायिक, सांप्रदायिक मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक धर्मों या समुदायों की बात हो, समुदाय की जहां बात हो वहां पर क्या होता है, सांप्रदायिक होता है। जैसे आप सुनते होंगे सांप्रदायिक दंगा, तो जहां पर दो धर्मों दो समुदायों में दंगा हो जाता है वहां पर क्या होता है, सांप्रदायिक झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। हमारा क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया, अब मैंने बताया ना, मार्ली मिंटो सुधार में इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन दे दिया, बंगाल विभाजन कर दिया, मुसलमानों को हिंदू से अलग कर दिया। ठीक है, यही से क्या हुआ, सांप्रदायिक सांप्रदायिकता का उदय हो गया। ठीक है, और इसका विकास आगे बढ़ता रहा। जो क्या किया, भारत में क्या हुआ, भारत को दो पार्ट कर दिया। ठीक है, भारत विभाजन किया, पाकिस्तान की मांग थी, किससे हुआ, यही सांप्रदायिक विकास से हुआ। ठीक है, जब सांप्रदायिक का इतना बड़ा विकास हो गया कि वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग होने लगी, भारत से अलगाव की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट है, आजादी के बाद रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद रियासत, रियासत का मतलब प्रांत हो गया। मैंने अभी जैसे बताया था, प्रांत हम अलग अलग जो भी सबका राज था, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे संयुक्त प्रांत हो गया। ठीक है, तो रियासत जो थे 552 रियासत थे उस टाइम पे। कितने थे, 552 रियासत थे। 552 रियासत थे। जो इसमें जो माउंटबेटन योजना लाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि जितने लोग होंगे, जितने प्रांत होंगे, जितने रियासत होंगी, अगर वो चाहेंगे तो भारत में जुड़ेंगे या तो फिर पाकिस्तान में जुड़ेंगे, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। जितने जुड़ने चाहे भारत में जुड़ गए, जो पाकिस्तान में जुड़ने चाहे जुड़ गए। तो तीन ऐसे राज थे, एक तो जूनागढ़ था, एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था जम्मू कश्मीर।
तीसरा था जम्मू कश्मीर। ये तीनों ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, या ये दोनों जो थे ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और जो जम्मू कश्मीर था ये स्वतंत्र रहना चाहता था। इन दोनों को भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का अलग मुद्दा होता है, ठीक है, इसका अलग इतिहास है, इसके बारे में अगर आपके सिलेबस में रहेगा तो पढ़ाया जाएगा, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यही तक आज का क्लास है, और आपको इसके आगे क्लास मिलती रहेंगी सारी डिटेल से। उसके बाद आप देखिएगा क्लास। यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।